हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ आईबीसी रिसर्च कंपाइलेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे डेयरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब हाल ही में न्यूज ये आई कि रिसर्चर्स को आईबीसी में चीज बनाने के साक्ष्य मिले हैं और इससे हमको पता चला कि आईबीसी में डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग भी होती थी। यहाँ पर रिसर्चर्स ने पॉटरी के 59 शार्ड्स पे या फिर टुकड़ों पे रिसर्च कैरी आउट की थी, जो कि कोटदा बादली में पाए गए थे, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। रिसर्चर्स को इन टुकड़ों के मॉलिक्यूलर एनालिसिस से पता चला कि इसमें किस चीज के रेसिड्यू हैं और साथ ही साथ ये भी पाया गया कि यहाँ के पॉट्स पोरस थे। मतलब कि ये चीज कंफर्म हो गई कि पॉट्स को पकाया नहीं जाता था। पॉट्स के पोरस होने की वजह से ही इसमें फैट्स और प्रोटीन्स जमा हो गए थे। इसके अलावा 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए, C16 और C18, जिससे हमको पता चला कि ये जो फैट्स एंड प्रोटीन्स पाए गए थे इनका लिपिड प्रोफाइल क्या था। और पॉटरी में से जो भी कुकिंग वेसल्स थे उनमें हमको मिल्क के ट्रेसेस मिले, जिससे ये पता लगता है कि मिल्क वाज इवन बॉइल्ड एंड देन कंज्यूम्ड। इसके अलावा जो भी बर्तन मिले हैं दे आर सिमिलर टू यूरोपियन वेसल्स, जो कि चीज मेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हेंस ये कंक्लूजन निकाला गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स को सिर्फ घर में नहीं यूज किया जाता था। इसके अलावा इस साइट से हमको काफी ज्यादा तादाद में मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन सरप्लस में इस्तेमाल होता था और जो भी सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन था वो बार्टर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन ऑर्डर टू ट्रेड। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या खाते थे इस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब दिल्ली में स्थित जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर आप विजिट करेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी इमेजेस आपने देखी होंगी ऑफ द ब्रॉन्ज गर्ल, बियर्डेड मैन, सील्स, ये सभी चीजें न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आपको मिल जाएंगी। इन्होंने हाल ही में एक फूड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस, विच वॉज बेस्ड ऑन आईबीसी पैटर्न। अब है क्या कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जितने भी मिले हैं वहां पर हमको एनिमल बोन्स भी मिली हैं। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न व्यू में यही डिफरेंस है कि वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट को जहां पर भी एनिमल बोन्स मिलती हैं दे प्रिज्यूम कि वो सोसाइटी मीट कंज्यूमिंग सोसाइटी थी, जबकि ईस्टर्न व्यू में ज्यादातर लोग हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और ऐसे में दे प्रिज्यूम अबाउट अ वेजिटेरियन सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ कैटल को ड्राउट कैटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो फ्रेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। अब ड्राउट कैटल का अर्थ है कि जब अकाल पड़ जाए तब जो हमारे पास कैटल हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और देखिए, प्राइमरीली ड्राउट के समय पर भी कैटल को मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए हिंदुइज्म में गौहत्या पे पाबंदी है। अब हमारे दिमाग में आदि मानव के लिए एक इमेज बना दी गई है कि उनके बड़े बड़े बाल थे, वो जानवरों की स्किन पहनते थे एंड दे एट मीट। अब ये प्रिजम्पशन सभी के दिमाग में रहता है व्हाइल रिसर्चिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आईबीसी साइट्स पे क्वांटिटी ऑफ बोन्स काफी ज्यादा है, बट पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि माइट बी आईबीसी के लोग मिल्क प्रोडक्शन सरप्लस में करते थे। जो एविडेंसेस हमको मिले हैं उसमें इन सारे जानवरों की बोन्स शामिल हैं, बट इससे ये प्रिजम्पशन लगाना कि लोग मीट ही खाते होंगे ये सही नहीं होगा, बिकॉज देन इट इज एन एंटीथीसिस। मतलब रिजल्ट आपने पहले ही सोच लिया और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एविडेंसेस दे रहे हैं। इसके अलावा कई तरह की क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पी, चिकपी, पिजन पी और वेरियस ग्राम्स। इसके अलावा वीट की भी कई सारी प्रजातियां पाई गई हैं, तो इनकी डाइट काफी ज्यादा डाइवर्स थी। यहाँ तक कि यहाँ पर हमको इटालियन मिलेट, रागी और ऑयल सीड्स के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए, इंडियन सोसाइटी अपने फूड को ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब से और यूपी तक देखेंगे तो यहाँ पर लोग मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर आप गुजरात की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर ज्यादातर लोग कुकिंग के लिए मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि साउथ इंडिया में कोकोनट के तेल का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही यूपी बिहार में जो भी ब्राह्मण्स हैं वो लोग मीट कंजम्पशन को अच्छा नहीं मानते, जबकि वेस्ट बंगाल में जो भी ब्राह्मण हैं दे कंज्यूम मीट इवन ऑन रिलीजियस इवेंट्स। तो हमारा फूड ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइडेड है। जहां पर भी कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर की कमी है वहां पर हम लोग मीट को एज अ सब्स्टिट्यूट लेते हैं, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह मीट के सब्स्टिट्यूट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अबाउट फूड। इसके अलावा करीम शाही रीजन में भी आईबीसी से जुड़ी कुछ रिसर्चेस कंडक्ट की गई थी।
यहाँ पर साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो रन ऑफ कच्छ है और थार डेजर्ट है, वहां पर किसी समय पे एक बहुत ही बड़ी रिवर थी। अब ये जो करीम शाही कल्चर है, ये कुर्दिस्तान एरिया में स्थित है। कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कुर्द्स खुद को मोबिलाइज कर रहे हैं। अब ये जो कुर्दिस्तान का एरिया है, ये काफी सारे नेशन से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल इराक, ईरान, तुर्की एटसेट्रा। यहाँ के एविडेंसेस से हमको ये पता चला कि आयरन एज के शुरुआती दौर में, दैट इज अराउंड 3000 BC, यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पाई जाती थी। अब इस समय को जनरली डार्क एज कहा जाता है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में हमको एक गैप देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता रूरल सभ्यता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आईबीसी की तरह यहाँ पर हमको कोई भी लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइज सिटी नहीं मिली है। हाउएवर, आयरन एज के लोगों को आयरन स्मेल्टिंग के बारे में काफी सारी नॉलेज थी। थार डेजर्ट के पास एक और साइट है, विका कोट, जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री तक ह्यूमंस के ऑक्यूपेशन के एविडेंसेस पाए गए हैं। अब हमको यहाँ पर ज्वेलरी, जार्स और फिगरीन्स जैसे आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं और इनकी जियोलॉजिकल स्टडी करने के बाद यूजिंग ल्यूमिनेसेंस मेथड एंड रेडियोकार्बन मेथड हमको ये पता चला कि किसी समय पर रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट एरिड रीजन थे, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। इसके अलावा ये जो करीम शाही रीजन है, ये सी लेवल के काफी ज्यादा करीब है एंड माइट बी इट वुड हैव बीन अ ट्रेड सेंटर, और इसी की वजह से यहाँ पे हमको ज्वेलरी और पॉटरी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भारत की जो विगाकोट साइट है, यहाँ पे हमको चाइनीज और पर्शियन पॉटरी भी मिली है, जिससे ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि उस समय पे अभी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। अब देखिए, बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, और ये चीज पॉसिबल भी है क्योंकि इजिप्टियन सभ्यता नाइल नदी के आसपास सेटल हुई थी और उस समय पर नाइल नदी काफी बड़े एरिया से गुजरती थी, जहां पर आज डेजर्ट है। सिमिलर केस आईबीसी के साथ भी हुआ। अब मॉनसून डिक्लाइन के ऑलरेडी हमारे पास एविडेंसेस हैं कि लगभग 5000 BC के आसपास हुआ, एंड इट इज पॉसिबल कि इसी वजह से आईबीसी के लोग अपनी सिटीज को छोड़ के चले गए। अब वाटर सप्लाई के डिक्लाइन का हमको इस बात से भी पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी मॉनसून के डिक्लाइन होने की वजह से पानी की सप्लाई कम होती चली गई और लोगों ने माइग्रेशन कंटिन्यू रखा। इसके अलावा कुछ और रिसर्चेस भी की गई, जिसमें हड़प्पन कस्टम्स के बारे में बताया गया, स्पेशली रिगार्डिंग बरियल रिचुअल्स। अब कच्छ में एक विलेज है खटिया, यहाँ से रिसर्चर्स को 26 ग्रेव्स मिली, जिनमें से स्केलेटल रिमेन्स पाए गए, जबकि ऐसी ग्रेव्स की टोटल संख्या लगभग 300 थी। यहाँ पर ग्रेव्स रेक्टेंगुलर थी और स्टोन से बनी हुई थी। इसके अलावा सारे स्केलेटन्स ईस्ट वेस्ट पोजीशन में रखे गए थे, मतलब कि स्केलेटन्स का सर ईस्ट की तरफ था जबकि पैर वेस्ट की तरफ थे। अब बरियल्स में वेस्टर्न साइड पे, यानी कि पैर की तरफ, रिसर्चर्स को पॉटरी भी मिली है, अपार्ट फ्रॉम बैंगल्स, बीड्स एंड टूल्स। तो एक कस्टम दिखाई देता है हमको कि आईबीसी के दौरान बरियल्स कैसे किए जाते थे। इसमें से जो सबसे बड़ी ग्रेव थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 7 मीटर्स, जबकि सबसे छोटी ग्रेव 1.2 मीटर्स की है। इसके अलावा कुछ ग्रेव्स के साथ हमको एनिमल स्केलेटन्स भी मिले हैं। बरियल्स में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, ईस्ट एंड वेस्ट का ओरिएंटेशन। बाकी सारी ही ग्रेव्स नॉन यूनिफॉर्म हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की हैं। इसके अलावा हमको प्राइमरी बेरियल और सेकेंडरी बेरियल के एविडेंसेस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि शायद जगह कम पड़ने की वजह से पुराने बरियल्स को खोद के नए एरियाज में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी में पुराने बरियल्स को प्राइमरी बरियल कहते थे, जबकि जो नया बरियल था उसको सेकेंडरी बरियल कहते हैं। अब यहाँ पे जो पॉटरी है वो कोट बीजी, अमरी और नाल, जो कि पाकिस्तान में है, एंड सुरकोटदा और धनेटी, जो कि भारत के कच्छ में है, इनके सिमिलर थी। इससे भी ये चीज क्लैरिफाई होती है कि आईबीसी के समय पर एक ट्रेड नेटवर्क था बिटवीन वेरियस सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सभ्यता में मैरिज कैसी रही होगी, इस बारे में भारतीय और साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने कुछ स्टडीज दुनिया के सामने रखी हैं। अब यहाँ पर जो रिसर्चर्स की टीम थी, उन्होंने 9 ग्रेव्स को डिस्कवर किया था। अच्छा, अभी तक राखीगढ़ी में लगभग 62 ग्रेव्स पाई गई हैं, जिसमें से यही ऐसी है जहां पर हमको एक ही ग्रेव में 2 इंडिविजुअल्स मिलते हैं ऑफ ऑपोजिट सेक्स। रिसर्चर्स का मानना है कि इनका बरियल लगभग 4700 ईयर्स अगो हुआ था, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों को साथ में दफनाया गया था।
यहाँ पर मेल की एज लगभग 38 इयर्स पता लगी है, जबकि फीमेल की एज 25 इयर्स थी। अब वैसे तो जनरली आर्कियोलॉजिस्ट को इंडिविजुअल ग्रेव्स ही मिलती हैं, बट जॉइंट ग्रेव्स भी देखने को मिली हैं। हाउएवर, ऐसी ग्रेव जिसमें एक मेल और एक फीमेल हो, वो सिर्फ एक ही मिली है। इस ग्रेव में मेल और फीमेल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और इसी की वजह से रिसर्चर्स को लगता है कि दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में कोई इंटीमेट रिलेशनशिप थी। इसके अलावा इनके पास से काफी सारे पॉट्स और ज्वेलरी भी मिली है, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये बरियल एक रिचुअल का पार्ट था, जिसमें बॉडीज शायद मिडिल क्लास फैमिली की थी। अब अभी तक जो भी एविडेंसेस हमको मिले थे, फॉर एग्जाम्पल सील्स एटसेट्रा, उससे हमको लीगल रिलेशनशिप्स दिखाई दी थी बिटवीन दी ट्रेडर्स एंड स्टेट्स। लेकिन पहली बार हमको ऐसी चीज के एविडेंस मिले हैं जिससे सोशल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होती है। अब देखिए, जनरली जितनी भी बरियल साइट्स पाई गई हैं, वहां पर वुमेन को सिमेट्री के बीच में रखा जाता था, सराउंडेड बाई बैंगल्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। इससे हमको ये पता चलता है कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब वुमेन का स्टेटस मेन से ज्यादा था। अब इसको आप स्टैंडिंग आर्मी वाले एविडेंस से भी कोरैबोरेट कर सकते हैं। हड़प्पन सोसाइटी में हमको किसी भी स्टैंडिंग आर्मी या फिर वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं दिखाई देता। पेट्रियार्कल सोसाइटी तभी बनती है जब सभ्यता वॉर में इंडल्ज्ड हो, क्योंकि उस समय पर राजा अपनी प्रजा में से सारे मेल मेंबर्स को इकट्ठा कर लेते थे फॉर गोइंग ऑन एक्सपेडिशंस, और ऐसे एक्सपेडिशंस के समय पर बहुत सारे मेल्स की मृत्यु हो जाती थी। एज अ रिजल्ट सोसाइटी में मेल्स की संख्या कम होती थी और फीमेल्स की संख्या ज्यादा होती थी, एंड एज अ रिजल्ट अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। बट नेचुरली अगर देखा जाए तो मेन के लिए वुमेन को हायर स्टेटस देना ये कोई विचित्र बात नहीं है, बिकॉज इंसानों के अलावा धरती पे जितने भी जानवर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दे वांट टू पास ऑन देयर जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। जनरली हम लोग एनिमल्स के केस में देखते हैं कि फीमेल्स को वू करने के लिए मेल्स वेरियस ट्रिक्स अपनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग पीकॉक। और ह्यूमंस का जैसे एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस ने वुमेन का स्टेटस बढ़ा दिया, स्पेशली जब सोसाइटी में वॉर नहीं हो रही। अब देखिए, आप सवाल ये उठा सकते हैं कि पॉसिबली इन लोगों का मर्डर हो गया हो या फिर ऑनर किलिंग का केस हो, बट देखिए इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, मतलब बून्स पे कोई भी लीजन्स या फिर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने एक और चीज नोटिस की कि ज्यादातर जितनी भी ग्रेव्स हैं वो मेन की हैं और सिर्फ 20% ग्रेव्स वो वुमेन की मिली हैं। वॉर वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वेपन्स नहीं मिले हैं, और बाकी सिविलाइजेशन से अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि यहाँ हमको टूल्स ज्यादा मिलते हैं और वेपन्स बहुत ही रेयर केसेस में मिले हैं। अब देखिए, पोस्ट डेथ सेरेमनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से लोगों को लास्ट राइट्स दिए जाते थे, बट अब रिसर्चर्स को बरियल पैटर्न्स में भी डिफरेंसेस दिखाई दिए हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ ग्रेव बॉडी के फुल रिमेन्स को प्रिजर्व करती थी। इसके अलावा सेकेंडरी पिट्स के बारे में मैंने आपको बताया। एक और तरीके की ग्रेव मिली है जिसमें कोई भी स्केलेटल रिमेन्स नहीं पाए गए, बल्कि लोगों से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स बरी किए गए हैं। मतलब बॉडी हो या फिर नहीं, लोग लास्ट राइट्स जरूर कंडक्ट करते थे।